नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नवदीप सर के साथ। और आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि अर्थक्वेक आखिर क्यों आते हैं। टेक्टोनिक प्लेट एक बहुत बड़ा कारण है और टेक्टोनिक प्लेट में आने वाली गतिविधि या टेक्टोनिक प्लेट में होने वाली हलचल एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि बहुत सारी समस्याएं अर्थक्वेक से रिलेटेड शुरू होती हैं। लेकिन कई सारे लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि अर्थक्वेक एक तरह का वाइब्रेशन है जो हमें पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलता है। वाइब्रेशन नहीं है, कंपन नहीं होता, ट्रेमर्स होता है, झटके होते हैं। ये यूं कहो कि शेक कर देना किसी चीज को। तो देखो दोस्तों, एक बेसिक सी बात जो आज के इस कंसेप्ट से हम लोग समझने वाले हैं वो ये होने वाली है कि हम लोग अर्थक्वेक में सबसे पहले ये समझें कि ये वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि जो वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन या जिसे कंपन कहते हैं, ये एक तरीके का मोशन है। वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब जानते हो आप? टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी वस्तु का जाना और वापस फिर से उसी स्थान पर आ जाना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, फिर उसी स्थान पर आ जाना। तो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान गई, फिर उसी स्थान पर आई और बार बार ये प्रोसेस होती रहे, जैसे ऐसे मोबाइल में है ना, वाइब्रेशन होता है। मोबाइल में वाइब्रेशन कहने का मतलब कि मोबाइल का वाइब्रेशन एकदम फिक्स वाइब्रेशन होता है। आप कभी भी देखिए कि उसमें जो कंपन हो रहा होगा वो कभी भी झटके की तरह नहीं होगा कि मोबाइल कूद करके किसी दूसरी जगह चला जाए। लेकिन भूकंप में क्या होता है, झटके होते हैं। भूकंप में झटके मतलब भूकंप एक जगह पर कहीं आएगा तो अचानक से ट्रेमर्स आएंगे। ट्रेमर्स, ट्रेमर्स का मतलब होता है झटके। और ये हमें कोई मोशन के तौर पर देखने को नहीं मिलते, ये कोई गति नहीं है। ट्रेमर्स, झटके जो होते हैं, ये हमें अर्थक्वेक के दौरान देखने को मिलते हैं। अर्थक्वेक का मतलब जैसा कि आप सभी जानते हो, भूकंप। भूमि झटकों से हिल जाए एकदम पूरी की पूरी। खैर चलिए, मैं इसमें कुछ आपको बेसिक बातें बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अर्थक्वेक वास्तव में एक ऐसी घटना है जो घटना हमारी पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से झटके दे देती है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट होना। मैंने आप सभी को टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के बारे में बताया था। मैंने कहा कि पृथ्वी जो हमारी है, इसमें हम जहां पर खड़े हुए हैं, ये नॉर्मल सतह है। इससे जितना नीचे जाएंगे, हमें पहले मिट्टी मिलेगी, फिर पत्थर मिलेंगे, फिर मिलेंगी बड़ी बड़ी चट्टानें। और ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इन्हीं को टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर बड़ी बड़ी चट्टानें हमें जो मिलती हैं, उन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये जो चट्टानें हैं, ये मिनरल्स से बनी हुई हैं, खनिजों से। अलग अलग तरह के धातुएं, अधातुएं, वो सब हमारी इन चट्टानों में मौजूद हैं। और लगभग 80 से 100 किलोमीटर नीचे जाने पर ऊपर से पड़ने वाले प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये चट्टानें पिघल गई हैं। और चूंकि ये चट्टानें पिघली हुई हैं, इन चट्टानों के पिघले हुए होने की वजह से उसके ऊपर रखी सॉलिड प्लेटों में मूवमेंट होता रहता है। और पिघले हुए के ऊपर अगर कोई भी सॉलिड है, तो स्वाभाविक है कि वो सॉलिड कभी स्टेबल नहीं रह पाएगा। ये तो वैसा ही हो गया कि जैसे किसी समंदर में खड़ा हुआ जहाज। अब समंदर के बीचों बीच अगर जहाज है, नीचे पानी है, ऊपर जहाज है, तो जहाज भले ही सॉलिड हो, लेकिन नीचे पानी लिक्विड है, और लिक्विड में जैसी गतिविधि होगी वैसे ही जहाज में भी हमें कंपन महसूस होंगे या जहाज में भी हमें झटके महसूस होंगे। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिस सिंपल कॉन्सेप्ट को हम टेक्टोनिक प्लेट के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, टेक्टोनिक गतिविधि अथवा इसी को कहा जाता है हिंदी में विवर्तनिकी गतिविधि। विवर्तनिकी गतिविधि ये कारण बनता ही है, ये मेजर कारण है कि अर्थक्वेक आते हैं। फिर उसके बाद आता है वॉल्केनिक। जहां पर भी वॉल्केनो फटने वाला होगा, वहां के आसपास के 2-4-10 किलोमीटर के क्षेत्र में थोड़ा सा धरती कांपती हुई प्रतीत होती है। नीचे का लावा, मैग्मा जो निकल कर ऊपर आने की कोशिश करता है, उस मैग्मा के निकलने की प्रक्रिया में स्वाभाविक सी बात है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी में वो ऊपर आने की प्रोसेस में हिला कर रख देगा। और इसीलिए
जो ज्वालामुखी गतिविधि होती है यह भी बहुत हद तक छोटे स्केल पर भूकंप लाने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये जो दोनों गतिविधियां हैं, वेदर इट इज टेक्टोनिक मूवमेंट, वेदर इट इज वॉल्केनिक मूवमेंट, ये दोनों के दोनों भगवान ने बना रखे हैं। मतलब कहने का कि ये हमारी अर्थ की प्रोसेस में ही है। ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो जबरदस्ती हो जाती हो, ये अर्थ की ही प्रोसेस है। लेकिन जबरदस्ती हम करते हैं एक्सप्लोजन और कोलैप्स के नाम पर। एक्सप्लोजन और कोलैप्स के नाम पर हम क्या करते हैं, बॉम्ब फोड़ते हैं। अब अगर हमने किसी जगह पर बॉम्ब फोड़ा, स्वाभाविक है बॉम्ब फोड़ने की वजह से उस जगह पर, जैसे पोखरण में टेस्ट हुआ था, है ना, और पोखरण में टेस्ट होने का मतलब यह है कि वहां जब न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा गया होगा तो आसपास के लगभग 10-15 किलोमीटर के एरिया में वो कंपन समझ में आया होगा। तो एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट होता है, और ये विस्फोट मैन मेड रीजन है। ये इंसानी कारण है जिन वजह से किसी जगह पर भूकंप आता है। और दूसरा कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब जानते हो आप, निषेध, किसी चीज को तोड़ देना, है ना, या टूटना। जैसे बिल्डिंग गिराते हैं तो एक एक्सप्लोजन लगा करके बिल्डिंग को गिरा दिए, बिल्डिंग गिराने की वजह से धरती कांप जाती है एक बार को। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक बार किसी मूवी को देखिए ऐसे थिएटर में जहां पर थिएटर का बेस अच्छा हो, और कई बार जब बेस में गाने बजते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी सीट पर आपको झटके महसूस हो रहे हैं। स्वाभाविक है, इंसानी कारण है ये, है ना। तो विस्फोट या निषेध, जब 10 मंजिल की बिल्डिंग बगल में गिरती है तो 3 मंजिल बिल्डिंग जो उसके बगल में है उससे भी नुकसान होता है। बोलते हैं ना कोलैटरल डैमेज, तो वो कोलैटरल डैमेज नाम की चीज, कोलैटरल डैमेज का मतलब गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो जब आप किसी भी बिल्डिंग को गिराओगे तो बगल में धरती पे भी मूवमेंट देखने को मिलेगी, और धरती पे आई हुई मूवमेंट भी एक तरह की अर्थक्वेक ही है। पर ये अर्थक्वेक को हम मापते कैसे हैं? अगर मैंने आपको ये कहा कि नेचुरल रीजन ये दोनों है, नेचुरल रीजन, इसका मतलब मैंने बात की कि ये प्राकृतिक कारण है, और वहीं दूसरी जगह हमने चर्चा करते हुए देखा कि ये जो विस्फोट और निषेध है ये मैन मेड रीजन है। मैन मेड रीजन का मतलब होता है ये इंसानी कारण है, जिस कारण से ऐसा होता है। तो एक तरफ प्राकृतिक कारण और दूसरी तरफ है इंसानी कारण। लेकिन अब देखो, मैं अगर आपको एक बेसिक सी बात बताऊं कि अर्थक्वेक को अगर मेजर करना हो तो अर्थक्वेक को क्या क्या मेजर करते हैं, या अर्थक्वेक का क्या क्या मेजर किया जा सकता है, तो हमारी पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियां सबसे तेज भूकंप लाती हैं। और भूकंप को हम दो तरीके से मापते हैं, या तो भूकंप का मैग्नीट्यूड मापा जा सकता है, या तो भूकंप की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता मापी जा सकती है। मैग्नीट्यूड और तीव्रता ये दोनों ही भूकंप का खराब या भूकंप का ठीक ठाक होना दर्शाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि रिक्टर स्केल पर 7 के ऊपर का भूकंप है, इसका मतलब डेवेस्टेटिंग है, वो तबाही मचा करके रख देगा। लेकिन अगर रिक्टर स्केल पे 1-2 का भूकंप है तो 1-2 का भूकंप हम लोगों को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, है ना। तो भूकंप को मापने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोग यहां पर समझेंगे, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक का मतलब भूकंप का मापन, भूकंप का मापन। भूकंप का मापन, एक तरफ हम क्या माप रहे हैं, एक तरफ हम माप रहे हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हिंदी में होता है भूकंप का परिमाण मापना, और दूसरी तरफ हम माप रहे हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता मापना। तो एक तरफ मैग्नीट्यूड मापना, दूसरी तरफ इंटेंसिटी मापना। अब देखना, हाँ, जो स्केल है उसी स्केल पर नापा जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि इस मार्कर की लंबाई कितनी है तो आप कैसे मापोगे?
है ना? इसकी लंबाई को मापने के लिए आपको एक स्केल लेना पड़ेगा और स्केल लेकर के आप मापोगे कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई है वो सर 6 सेंटीमीटर के आसपास, या कहो कि आप 12 सेंटीमीटर के आसपास है। तो स्केल का मतलब जिसमें हम लोग लंबाई को मापते हैं, और वो लंबाई को मापना अगर हम एक नॉर्मल स्केल से करते हैं तो भूकंप को मापने के लिए जिस स्केल का इस्तेमाल करेंगे वो दो अलग अलग तरह की स्केल हैं, जो एक तो मैग्नीट्यूड को मापने के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरी इंटेंसिटी को मापने के लिए इस्तेमाल होती है। मैग्नीट्यूड परिमाण का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे गुड़गांव से दिल्ली जाना है और गुड़गांव से दिल्ली जाने की डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, तो किलोमीटर तो इकाई है, किलोमीटर इज अ यूनिट, लेकिन 25 मैग्नीट्यूड है कि 25 किलोमीटर की बात हो रही है ना? तो 25 किलोमीटर की जो बात हो रही है, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्लियर हुआ? तो 25 जो होता है ना, 25 के बारे में जो मैंने चर्चा की, 25 के बारे में मैंने चर्चा करके आपको यही बताया कि ये मैग्नीट्यूड को बताता है। चलिए खैर, चूंकि हम लोग मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब आप बताइए कि हमारे पास दो स्केल हैं, एक है मर्केली स्केल और एक है रिक्टर स्केल। मर्केली और रिक्टर से दोनों से क्या क्या मापा जाएगा? इंटेंसिटी मापने के लिए कौन से स्केल का इस्तेमाल करेंगे और मैग्नीट्यूड को मापने के लिए कौन से स्केल का इस्तेमाल करेंगे? तो मर्केली स्केल पहले जो आती थी ना, अब उसको अपडेट कर दिया गया है। आप उसे मर्केली स्केल ही मान के चलिए। जैसे वो पटरी होती है ना, सेंटीमीटर स्केल में आप सेंटीमीटर मापते हो, वैसे ही आप उसे मर्केली स्केल माप करके रखो। ठीक है। अब यहां पर मैग्नीट्यूड मापने के लिए मर्केली का इस्तेमाल और इंटेंसिटी मापने के लिए रिक्टर का इस्तेमाल, इस तरह से दो अलग अलग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और दो अलग अलग स्केल होती किस इंस्ट्रूमेंट में है? तो याद रखिएगा, जिस इंस्ट्रूमेंट में ये होती हैं, भूकंप को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट अथवा ये जो उपकरण होता है, इस उपकरण को कहा जाता है सीस्मोग्राफ। इसे सीस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़कर ये पाते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को मापने के लिए हम लोग मर्केली स्केल का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, मर्केली स्केल। और मर्केली स्केल की जो रीडिंग होती है वो 1 से 12 तक रीडिंग होती है। याद रखिए, 1 to 12। और वहीं दूसरी तरफ जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मापने के लिए हम लोग जिस स्केल का इस्तेमाल करते हैं वो होती है रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल, कई जगह रिच्टर लिखा हुआ मिलता है भाई इसको, तो आप लोग परेशान मत होना, रिच्टर या रिक्टर एक ही है। इसकी जो स्केल होती है वो 1 से लेकर के 9 तक होती है। ठीक है। तो याद रखिए एक बार फिर से, आपके एग्जामिनेशन में जब आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इन क्वेश्चंस का आपको बराबर रिस्पॉन्स करना होगा। मर्केली स्केल इज यूज्ड फॉर व्हाट? मेजरिंग द अर्थक्वेक, है ना। मर्केली स्केल जो होती है, मर्केली स्केल को हम किस तरह से मापते हैं? तो मर्केली स्केल को, अरे रुको जस्ट अ सेकेंड यार, ये क्या है? ठीक है ना, मर्केली स्केल को हम मेजर करते हैं, है ना, इंटेंसिटी मापने के लिए। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता को मापने के लिए। और दूसरी जगह हम लोग यूज करते हैं मैग्नीट्यूड को मापने के लिए रिच्टर स्केल का। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण को मापने के लिए। ठीक। तो ये स्केल की यूनिट होती है, जिस स्केल की यूनिट पर हम लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को इन क्वेश्चंस का आंसर बड़े अच्छे से याद रखना है। याद रखिएगा कि जैसे अगर मान लीजिए हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात करें जो भूकंप का ज्ञाता हो, फॉर एग्जाम्पल मैं भूकंप के बारे में काफी जानता हूं, तो मुझे कहा जाएगा सीस्मोलॉजिस्ट। और जो सीस्मोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो भूकंप को अच्छे से समझ पाते हैं, भूकंप को अच्छे से माप पाते हैं, तो वो इस स्केल का इस्तेमाल करके तीव्रता को मापने के लिए मर्केली स्केल को यूज कर लेते हैं।
ठीक है। मर्केली किसके नाम पर रखा गया आपको पता है? मर्केली रखा गया है मर्केली के नाम पर। मर्केली एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनके नाम पर इस स्केल को रखा गया। और दूसरी बात यह है कि ये क्या मेजर करता है? तो जब भी कोई भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उस एनर्जी को रिलीज होने के समय पर मापने का काम इंटेंसिटी मापने पर किया जाता है। ठीक है, परिमाण मापना तो चलिए रिक्टर स्केल का काम है। इसके बारे में मैं अभी आगे चल करके आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां पर इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी करके एक थ्योरी आती है, थोड़ी सी उसकी चर्चा जरूर होती है इसमें। चलो फिर आगे चलें। तो आगे चलकर हम लोग यहां पे कुछ जो पोर्शंस हैं उन पोर्शंस को अच्छे से समझते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे ना कभी कि जो भूकंप है वो भूकंप शुरू कहां से होता है, तो इस इमेज को देख करके आप जान पाओगे। ये देखिए, ये एक इमेज है जिसे फोकस कह रहे हैं, और फोकस से देखिए ये भूकंप की जो वेव्स हैं वो वेव्स सारी की सारी बाहर की तरफ निकल रही हैं। और ये जो भूकंप से वेव्स सारी की सारी बाहर की तरफ निकल रही हैं, ये बाहर जा करके डायरेक्टली हमारी सतह पर हमें मिलती हैं। अब इनमें तीन तरह की वेव्स होती हैं। एक तो होती हैं पी, प्राइमरी वेव्स, दूसरी होती हैं एस, सेकेंडरी वेव्स, और तीसरी होती हैं एस, सरफेस वेव्स। हालांकि सरफेस दो तरह में डिवाइडेड है, लेकिन प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स, ये तीन तरह की वेव्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में हम लोग समझते हैं। इनकी स्पीड के बारे में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ ये किस तरह की वेव्स होती हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बड़े ध्यान से समझो, एक जगह थी, एक जगह से ये शुरू हुआ है भूकंप, एक जगह जहां फोकस है, फोकस से शुरू हुआ, फोकस से शुरू होने के बाद ये जहां पर सबसे नजदीक पृथ्वी पे पहुंचा उसे एपिसेंटर कहा जाता है। याद रखिएगा, जो एपिसेंटर है ना, एपिसेंटर की खास बात यह है कि एपिसेंटर वो जगह है जहां पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। सीस्मिक वेव्स जहां पे सबसे पहले हमारे अर्थ के सरफेस पर पहुंचेंगी ना, उस एरिया को कहते हैं एपिसेंटर। लेकिन जहां से शुरू होती हैं उसे फोकस कहते हैं, या उसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं इसके बारे में जो खास बात है और पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। ये वाला एरिया है जिसे हम लोग कहते हैं फोकस। फोकस को हाइपोसेंटर भी कहा जाता है, और ये वाला एरिया है जहां पर सबसे पहले सीस्मिक वेव्स पहुंचती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होता है ये सीधे फोकस के, और इसे कहा जाता है एपिसेंटर। एपिसेंटर का मतलब होता है अधिकेंद्र। तो एक हो गया एपिसेंटर और एक हो गया हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर और एपिसेंटर, ये दोनों पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है, दिस इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनके बारे में भी हिंदी बताता हूं मैं इनकी एक्सप्लेनेशन के टाइम पर। लेकिन ये जो तरंगे होती है ना, इन तरंगों की वजह से फॉल्टिंग होती है। अब आप देखेंगे कि जब इसी डायग्राम में, जब इसी इमेज को आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, तो ये फोकस से निकली जो भी तरंगे हैं उन्होंने जमीन के एक हिस्से को नीचे की तरफ धकेल दिया है। आप देखिए यहां पर हो रही है फॉल्टिंग। फॉल्ट का मतलब होता है भ्रंशन होना, जमीन के हिस्से का एक हिस्से की अपेक्षा टूट जाना। मान लीजिए कि ये एक पूरा का पूरा हिस्सा था जमीन का, यहां अचानक भूकंप आया बीचों बीच, और भूकंप आया तो हो सकता है ये हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाए, हो सकता है कि ये हिस्सा ऊपर की तरफ निकल आए। इसको बोलते हैं फॉल्टिंग। और फॉल्टिंग की वजह से कई बार हमारे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जो हमारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं ना, उन लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और उन लैंडफॉर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है माउंटेन। तो जो स्थलाकृति बनेगी ना वो माउंटेन होती है, पर्वत, और पर्वत का निर्माण होता है बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग। फॉल्टिंग हुई तो फॉल्टिंग होने की वजह से वो पर्वत बन गया। अब वो ब्लॉक कहीं और से निकल आएगा। जैसे अगर मान लो कि ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, इसके ऊपर दूसरी ये टेक्टोनिक प्लेट रखी हुई है। अब इस टेक्टोनिक प्लेट के नीचे वाला हिस्सा पिघल गया मान लीजिए, तो जैसे ही ये नीचे वाला हिस्सा पिघला, तो इसके पिघलने पर ये टेक्टोनिक प्लेट नीचे गिरेगी। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट इसके ऊपर रखी हुई थी, ये भी ऐसे नीचे गिरेगी। अब आप देखिए, कभी भी कोई डंडी जब नीचे की तरफ गिरती है तो उसका दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है।
मैं अगर आपको ये मार्कर बताऊं तो इस मार्कर पे आप देखिए, इस पेन पे एक तरफ जब ये नीचे की तरफ धंसेगा तो दूसरी तरफ देखिए एक हिस्सा ऊपर उठ जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्लॉक क्रिएट होना, इसी को बोलते हैं फॉल्टिंग। भ्रंशन होता है तो भ्रंशन की वजह से दूसरा हिस्सा हमारी पृथ्वी की सतह पर निकल आता है और स्थलाकृति बनाता है, जिसे पहाड़ कहते हैं या पर्वत कहते हैं। क्लियर हुआ ना सभी को? तो पर्वतों का, पहाड़ों का निर्माण ऐसे भी होता है, एक तरफ तो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगी, तो आपस में टकराने की वजह से फोल्ड माउंटेन बनेंगे, जिनको वलित पर्वत कह रहे थे हम। दूसरी तरफ टेक्टोनिक प्लेट जब धंसेंगी तो टेक्टोनिक प्लेट एक तरफ से धंसने पर दूसरी तरफ एक फॉल्ट होगा, दूसरी तरफ एक ब्लॉक बनेगा, उसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिए कि ये पूरी चट्टान, इस चट्टान के ए ब्लॉक के बीच में गिर जाने के बाद या नीचे की तरफ धंस जाने के बाद बी ब्लॉक इसका ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और इस पूरी चट्टान में यदि ये काला वाला हिस्सा बी ब्लॉक है और ये सफेद वाला हिस्सा ए ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक के नीचे की तरफ जाने पर बी ब्लॉक ऊपर उठेगा जरूर। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं हम लोग ब्लॉक पर्वत, इसे कहा जाता है, हिंदी में भी ब्लॉक पर्वत ही कहते हैं, इंग्लिश में भी ब्लॉक माउंटेन ही कहते हैं। तो फॉल्ट की वजह से बनता है। तो दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट आएगा कि जब फॉल्टिंग होती है तो फॉल्टिंग की वजह से पर्वत निर्माण भी होता है, और फॉल्टिंग तीन तरह से होती है। अगर तीन तरह की फॉल्टिंग को समझो ना, तो देखो, सबसे पहली फॉल्टिंग है जिसे कहते हैं नॉर्मल, एक हिस्से के सापेक्ष दूसरे हिस्से का नीचे की तरफ धंसना। ठीक है ना? फॉल्टिंग ऑफ अ ब्लॉक, faulting of a block downside with respect to another block। ठीक है ना? फॉल्टिंग ऑफ अ ब्लॉक डाउन साइड यानी कि किसी ब्लॉक का दूसरे के सापेक्ष, किसी ब्लॉक का दूसरे के सापेक्ष नीचे धंस जाना या नीचे की ओर धंस जाना। दूसरा, यहां रिवर्स फॉल्टिंग है। रिवर्स फॉल्टिंग में देखिए, एक का दूसरे के सापेक्ष ऊपर उठ जाना। तो एक का जो दूसरे के सापेक्ष ऊपर उठना है ना, वो यहां पर हमने समझा, एक ब्लॉक का दूसरे के सापेक्ष ऊपर उठ जाना। याद रखिए है ना, यहां पर पॉइंट है कि अपराइजिंग ऑफ अ ब्लॉक with respect to another block। और यहां क्या हो रहा है, यहां पर स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग। फॉल्टिंग, जैसा कि मैंने कहा, फॉल्टिंग का मतलब होता है भ्रंशन। ये जो जमीन का एक हिस्सा दूसरे के सापेक्ष हट रहा है ना, इसको फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट होना, जैसे लाइट फॉल्ट होना कभी बार बोलते हैं ना, एक फेज का दूसरे फेज में लाइट चली जाना तो फॉल्टिंग हो जाती है, वैसा ही यहां पर भी है। और इस वाले पॉइंट को आप समझ सकते हो, स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग जिसको कह रहे हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि एक का दूसरे के सापेक्ष, एक का दूसरे के सापेक्ष क्षैतिज चलन या क्षैतिज गतिमान होना। ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टरबेंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये कहलाता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग। बताओ दोस्तों, समझ में आया ना? तो कह रहा हूं ना, जब भूकंप आता है तो भूकंप के आने के समय पर कुछ भी हो सकता है, या तो एक हिस्सा नीचे धंस सकता है या एक हिस्सा ऊपर की तरफ आ सकता है। वो डिपेंड करेगा ना कि किधर वो टेक्टोनिक प्लेट टूटी होगी,
हो सकता है टेक्टोनिक प्लेट इस हिस्से में टूट गई हो तो दूसरा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठाएगा। कौन सी बड़ी बात है ना। आमतौर पर यही होता है कि भूकंप आने पर धंसता है नीचे की तरफ जमीन। तो जहां पर से जमीन धंसी ना, आप समझिएगा उसी के नीचे से वो भूकंप आया होगा। जहां की जमीन धंसती है उसी के नीचे से वो भूकंप आता है। ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, लगभग हम ये मान करके चलते ही हैं। ठीक है, तो पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल फॉल्टिंग का मतलब एक हिस्से का नीचे की तरफ जाना। रिवर्स फॉल्टिंग का मतलब देखिए, एक हिस्से का समान रहना लेकिन दूसरे का ऊपर की तरफ आना। और तीसरा जो है उसमें हॉरिजॉन्टल, एक दूसरे के सापेक्ष इधर उधर खिसक जाना। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि एक के सापेक्ष दूसरा ऊपर की तरफ आता है नीचे की तरफ आता है, तो जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डायरेक्शन भी बनी हुई है, मैं समझा भी रहा हूं, ब्लॉकिंग भी बता रहा हूं, फॉल्टिंग भी बता रहा हूं, बावजूद उसके आपको प्रश्न पूछने हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये जमीन के हिस्से की ही चर्चा हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ करके ये देखिए, ये एक एक फोटो है जो जिस फोटो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आगे चलते हैं, तो आगे चलकर हम लोग एक इस इमेज को देखेंगे। ये देखिए, ये एक ऐसी इमेज है जो इमेज आपको ये बताती है कि ये पूरी दुनिया के अलग अलग जगह हैं जहां पर भूकंप आने के चांसेस खूब होते हैं। पूरी दुनिया में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। और ये जो लाल रंग आप देख रहे हो, ये लाल रंग देखने में आपको ये समझ में आ रहा है कि लाल रंग होते हैं पूरे के पूरे ज्वालामुखियों वाले जगह। ठीक है, तो लाल रंग क्या है? ज्वालामुखी है। और ये जो नीला रंग आपको दिख रहा है या बैगनी रंग आपको दिख रहा है, ये अर्थक्वेक वाली जगह हैं जहां से भूकंप आता है, अक्सर आता है। बाकी भूकंप आने को कहीं भी आ सकता है, बस यही है कि कुछ जगहें सेफ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सहारा के रेगिस्तान में भूकंप नहीं आते, क्योंकि वो भूकंप वाला जोन ही नहीं है, उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट नहीं खिसकती। तो स्वाभाविक है कि जिस जगह के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट खिसकेंगी, इधर उधर होंगी, भूकंप उसी के ऊपर आएगा ना। अब जैसे ये भारत का हिस्सा है, भारत के मेन लैंड वाले हिस्से में नहीं खिसकती हैं प्लेटें, लेकिन हिमालय के नीचे वाले हिस्से में प्लेटें खूब खिसकी, तभी तो हिमालय बना। यही मैं आपको कह रहा हूं ना कि जब टेक्टोनिक प्लेट जाके दूसरे से टकराएगी, तो दूसरे से टकराने की वजह से तो फोल्ड बनेंगे, लेकिन एक तरफ अगर टेक्टोनिक प्लेट कभी नीचे धंसेगी और दूसरी तरफ से उठ जाएगी, तो टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर उठ जाने से ब्लॉक बनेंगे। वैसा ही जो ब्लॉक बनने की प्रक्रिया है, वो ब्लॉक बनने की प्रक्रिया हमको विंध्य और सतपुड़ा में भी देखने को मिली है। हमारे पर्वतों की बात करें तो, और विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वत है, इनमें ये जो ब्लॉकिंग हुई है, ये बहुत सालों पहले हुई है, मतलब करोड़ों सालों पहले। पहले विंध्य और सतपुड़ा हमारे इस भारत के हिस्से में आ गए थे, फिर बाद में जाके भारत यूरेशियाई प्लेट से टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय इस दुनिया में सबसे नए पर्वत हैं, न्यूएस्ट माउंटेन्स, सबसे न्यू है। ठीक है, क्लियर हुआ ना सभी को? अब रही बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी इन हिमालय से नजदीक वाले एरियाज होंगे, स्पेशली 200-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर वाले, आप ये मान करके चलिए कि उन मैदानी क्षेत्रों में भूकंप का असर दिखेगा ही दिखेगा। और मैंने ये समझाया है आपको कि जहां एक तरफ पहाड़ होते हैं और दूसरी तरफ मैदान होते हैं, उसी बीच भूकंप आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये मैंने नेपाल का एग्जाम्पल देके भी आपको कल समझाया था, और मैंने आपको यहाँ आसपास के जो एरियाज होते हैं उनका एग्जाम्पल देकर के भी समझाया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ करके हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे वो होने वाला है कि कितने अलग अलग तरह की तरंगे होती हैं जो तरंगे निकलती हैं। जैसे अगर आप इस इमेज को देखें और इस इमेज को देखते हुए एक बार समझने की कोशिश करें, तो जरा ध्यान से देखिए। यह है हाइपोसेंटर। इस हाइपोसेंटर को अवकेंद्र कहा जाता है। इस अवकेंद्र से निकली वो तरंगे ऊपर की तरफ आई। फॉल्ट का मतलब देखो, ये हिस्सा अपनी जगह रह गया,
इसके रिस्पेक्ट में दूसरा वाला हिस्सा नीचे की तरफ खिसक गया, इसको बोलते हैं फॉल्टिंग। जमीन के एक हिस्से की अपेक्षा या सापेक्ष दूसरे हिस्से का खिसकना फॉल्टिंग कहलाता है। इसको हिंदी में भ्रंशन कह देते हैं, पर इसको इंग्लिश में फॉल्टिंग कहते हैं, फॉल्ट होना। यहां से जो तरंगे निकली वो तरंगे सबसे पहले पृथ्वी की सतह पे जहां पे पहुंची होंगी उसको अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहां अवकेंद्र से निकल करके ये पहुंची अधिकेंद्र पर, जो कि है एपिसेंटर। फिर उसके बाद ये जो प्राइमरी तरंगे हैं, ये प्राइमरी तरंगे खूब घूम घूम करके पृथ्वी की अलग अलग जगह पर पहुंची। और प्राइमरी तरंगे जो होती हैं ना, प्राइमरी तरंगे सबसे तेजी से चलने वाली तरंगे होती हैं, उनकी स्पीड सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद एस तरंगों की स्पीड है, और फिर उसके बाद सरफेस। लेकिन सरफेस वाली नुकसान ज्यादा पहुंचाती है। ये देखो, आप देखो, ये जो दोनों निकल रही है ना, ऊपर की तरफ आ रही हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी हैं। लेकिन एक तरफ देखिए, ये हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर हैं, यानी हमारी सतह के लंबवत हैं, और दूसरी वाली हमारी सतह के समानांतर है। तो एक तरफ सतह के लंबवत, यानी कि ये हमारी सतह है ना, उसके लंबवत चल रही हैं, और दूसरी तरफ यही हमारी सतह है तो इसी के समानांतर चल रही हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यही वाली तरंगे पहुंचाती हैं, सरफेस वेव्स। ठीक है, सरफेस वेव्स सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें दो तरह की वेव्स होती हैं, दो तरह की तरंगे होती हैं। एक होती हैं रेले और दूसरी होती हैं लव। लव वेव्स अथवा रेले वेव्स, अथवा नहीं, लव वेव्स और रेले वेव्स, ये दोनों तरंगे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। डेवेस्टेटिंग हालत खराब कर सकती हैं ये। तो चलिए, मैं इन्हीं के बारे में आपको बताता हूं। और जैसा कि मैंने कहा, पृथ्वी के नीचे का चट्टानी हिस्सा क्या कहलाता है? तो याद रखिए, पृथ्वी के नीचे का चट्टानी हिस्सा टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाता है। बड़ी बड़ी चट्टानें टेक्टोनिक प्लेट्स जानी जाती हैं, या टेक्टोनिक प्लेट के नाम से उनको हम जानते हैं। तो तीन तरह से यहां पर तरंगों को हम लोगों ने समझा। पहली है पी तरंगे। पी तरंगे जो होती है ना, वो पी तरंगे, ये प्राथमिक तरंगे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। आप लोग जब साइंस पढ़ोगे तो साइंस में फैकल्टी से पूछेगा कि सर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या होता है। ये साइंस का है डिस्कशन, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक सीधी सीधी बात बता देता हूँ। जैसे आवाज होती है ना, जैसे साउंड है, साउंड हमने अपने मुंह से साउंड निकाला, तो साउंड ट्रेवल भी उसी दिशा में करता है जिस दिशा में चलने की दिशा होती है, या जो प्रोपगेशन है साउंड का वो भी उसी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में होगा। कहने का मतलब कि साउंड या ध्वनि का स्पंदन चलने की दिशा में ही होता है। जबकि अगर आप कभी किसी तालाब में पत्थर फेंक दो, तो तालाब तो ऐसे पानी था नॉर्मल, पर उसमें लहरें कैसे आती हैं? ऐसे, ऊपर नीचे। यानी कि जो दिशा है उस दिशा के लंबवत अगर कोई चले तो उसको ट्रांसवर्स अथवा अनुप्रस्थ कहते हैं। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य का मतलब होता है ऐसी तरंगे, जो तरंगे बहुत ही सिंपली चलने की दिशा में ही स्पंदित होती हों। दूसरी तरफ ट्रांसवर्स का मतलब अथवा अनुप्रस्थ का मतलब जो चलने की दिशा के लंबवत स्पंदित होती हों। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बचपन में पढ़ा है, बचपन में मतलब 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। 7th क्लास में ऐसा पूछा जाता है कि ये बताइए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं। इंग्लिश में समझिए तो इनका प्रोपगेशन हमेशा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के पैरेलल होता है। हिंदी में कहें तो अनुदैर्घ्य तरंगे का स्पंदन हमेशा चलने की दिशा के समानांतर, जबकि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उनमें प्रोपगेशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होता है। हिंदी में कहें तो अनुप्रस्थ तरंगों में स्पंदन होता है हमेशा चलने की दिशा के लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर। ये हमने पढ़ा है, ये हमने बचपन से पढ़ा है, और बचपन से ही हमने इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की हैं। तो पहली बात तो ये हो गई प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगों की जो एवरेज स्पीड आप लोग देख करके चलते हो ना, तो एवरेज स्पीड तो इनकी लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अगर इनकी स्पीड रेंज देखी जाए, स्पीड की रेंज कि कितने किलोमीटर प्रति सेकंड से कितने किलोमीटर प्रति सेकंड चलती हैं, तो 7 से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड
ये इनकी स्पीड की रेंज है। फिर एवरेज निकाल दीजिए तो 7 से 11 का एवरेज लगभग 8 के आसपास निकलता है, 8 साढ़े 8 के आसपास, यही किलोमीटर प्रति, और किलोमीटर प्रति सेकंड की बात कर रहा हूं। मैं आपको एक बात और बता दूं, किलोमीटर में कभी के कैपिटल नहीं होता, याद रखिएगा। कभी भी सेकंड को SEC नहीं लिखा जाता। आप कभी भी देखते हो, एक बात बताओ, आपके कॉपी पर लिखा होता है, आपके जो बुक्स होते हैं, बुक्स में M/S लिखा होता है या M/SEC लिखा होता है, बताइए। ठीक है, M/S लिखा होता है ना, तो याद रखिएगा ये हमेशा किलोमीटर पर सेकंड में S ही लिखा जाता है, SEC नहीं लिखा जाता कहीं पर। मेरे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में नंबर कटे थे इस बात के, इसलिए मैं ये बात सबको बताता हूं कि M/SEC नहीं होता। खैर, आगे चलता हूं, मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। स्पीड की रेंज तो मैंने आपको बताई, 7 से लेकर के 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में मैंने क्या बताया, प्रोपगेशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, इसका मतलब हिंदी में स्पंदन, प्रोपगेशन बोलते हैं स्पंदन को। ये पैरेलल का साइन ये नहीं होता, एक सेकंड, हाँ बराबर लिख दिया, पैरेलल का साइन ये होता, स्पंदन जो होता है पैरेलल टू चलने की दिशा। ठीक है, अब दूसरा है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्या होने वाला है। एवरेज स्पीड तो चलिए ठीक है, इसकी आप देख ही रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। दबाव वाली तरंगें होती हैं, कंप्रेशन का फोर्स जनरेट करती हैं, तो कंप्रेशनल वेव्स होती हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले इस फोटो के माध्यम से हम लोग देख रहे थे ना, ये देखो कंप्रेशन। तो अक्सर ऐसा होता है कि प्राइमरी तरंगें जब बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, तो जो रिवर्स फॉल्टिंग है उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये लगभग आप मान करके चलिए। फिर खैर, हम भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक गति, ये तो आप जानते हो, ठोस तरल गैस सभी से गुजर सकती हैं, कैन ट्रेवल इन ऑल 3 मीडियम, ये भी प्राइमरी वेव्स की ही खासियत है। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं ना, कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ओनली। ये एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, कई बार पूछा है। अर्थक्वेक इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, जैसे भारत का भूगोल बहुत बड़ा टॉपिक है, अर्थक्वेक बहुत छोटा सा टॉपिक है। केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं, कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम, ये एस तरंगों की खासियत है। बस इसमें एक बात याद रखना है कि जो प्रोपगेशन होता है, प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ये होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स का जो स्पंदन होता है, वो स्पंदन परपेंडिकुलर होता है चलने की दिशा के। अरे अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक बात बताइए, आप लोगों ने बचपन में एक थ्योरी पढ़ी होगी, उस थ्योरी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, थ्योरी क्या कहती है दोस्तों, थ्योरी बहुत सिंपल कहती है एक बात। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसे आगे की तरफ चलती हैं, फिर इनमें एक ऐसा वक्त आता है कि ये ऐसे, आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे ये जो फेज होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, इसे कहते हैं कंप्रेशन, इसे संपीड़न कहा जाता है। फिर उसके बाद ये बीच वाला जो फेज आता है, इसे कहते हैं रेयरफैक्शन, और फिर कंप्रेशन आ जाता है। कंप्रेशन का मतलब संपीड़न, और ये बीच वाला जो फेज है इसको कहते हैं रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन का हिंदी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, वो अनुदैर्घ्य तरंगे ऐसी ही तो होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे, इन्हीं को ना कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और जो दूसरी वाली होती हैं, जिनको हम लोग
अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, वो कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। और ये जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कुछ वैसी ही होती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे कैसी? तो देखो दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे और ऐसे, और फिर आप देखिए ये आपने पढ़ा है ना, हमेशा 7th क्लास में पढ़ते थे हम लोग ये। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, यही ना पढ़ा है हम लोगों ने। अब आप लोग ये देखिए, इसमें क्या क्या चीजें आप लोग पढ़ते थे, है ना। जैसे ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट से लेकर के ये जो बी पॉइंट तक की पूरी दूरी है, इसे क्या कहा जाता है? एक कंप्लीट साइकिल है। फिर दूसरा, यहां पर देखिए, ये जो हाईएस्ट हो सकता है, इसे कहा जाता था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम होता है, ठीक है। दो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी, अथवा हाँ, दो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी, अथवा दो श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी, ये दोनों क्या कहलाते हैं? तो इनको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते थे या नहीं कहते थे? ये सब हम लोगों ने पढ़ा है ना बचपन में, फिजिक्स में। बस वही है जो कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है दोस्तों। अब जैसे एस वेव्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एस वेव्स की स्पीड कितनी होती है आपको पता है? 3 से लेकर के 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये इनकी स्पीड की रेंज है, स्पीड रेंज। पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि स्पीड की रेंज क्या होगी, तो स्पीड की रेंज आप बताइएगा कि जब जब भूकंप में एस वेव्स निकलती हैं तो इनकी स्पीड की रेंज ये होती है। फिर उसके बाद तीसरा कंसेप्ट हमारे पास आता है, ये देखिए एल तरंगों का। एल तरंगों को लव वेव्स और रेले वेव्स में दो तरह से बांटा गया है। तो जो सरफेस वेव्स हैं, वो सरफेस वेव्स में हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। सरफेस वेव्स, इनको हिंदी में कहा जाए तो सतही तरंगे, भूकंपीय तरंगों में एक होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लव वेव्स। और ये लव वेव्स का मतलब आप ये मत सोचिएगा कि ये प्यार भरी तरंगे हैं, कोई मोहब्बत का सीन चल रहा है जिस वजह से तरंगे उठ रही हैं, दिल की तरंगे हैं जो हो करके एक लड़की के हृदय से लड़के के हृदय से गुजर रही हैं, या लड़के के हृदय से होकर लड़की के हृदय से गुजर रही हैं। आजकल तो लड़के लड़कों के हृदय में भी हो सकती हैं, लड़की लड़कियों के हृदय में भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई लड़की किसी लड़की को पसंद कर रही हो, या कोई लड़का किसी लड़के को पसंद कर रहा हो। ये लव तरंगे इसलिए तरंगे हैं लव, क्योंकि इनके खोजकर्ता का नाम था HD लव। याद रखिए, पैरेलल टू अर्थ सरफेस, है ना। तो याद रखिए, पृथ्वी की सतह के समानांतर, और वैसे ही दूसरा पॉइंट यहां पर आएगा कि रेले तरंगे, रेले वेव्स। और ये जो रेले तरंगे होती हैं, रेले तरंगे, इसका कंसेप्ट सिंपल है, ये परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के लंबवत, ऐसा है कंसेप्ट। ओके, तो मेरे ख्याल से सरफेस वेव्स में जब मैं एल तरंगों की बात कर रहा हूं या लव तरंगों की बात कर रहा हूं, मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। इनको खोजा था HD लव ने। ये मोस्ट डेवेस्टेटिंग है। तो इनकी जो स्पीड रेंज है, वो याद रखिए कि इनकी स्पीड रेंज होती है बिलो 3 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन एक बात जो आपको याद रखने योग्य है यहां पर, वो ये है कि दीज आर द मोस्ट
डेवेस्टेटिंग वेव्स। ये मोस्ट डेवेस्टेटिंग वेव्स का मतलब सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली तरंगे, ये ठीक है ना। तो ये हमारे एग्जामिनेशन में बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक नुकसान कौन सी तरंगों से होता है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक नुकसान होता है सरफेस तरंगों से। ना, तो सरफेस तरंगे ही हैं मोस्ट डेविस्टेटिंग, मोस्ट हार्मफुल। सर्वाधिक नुकसान, आपको ऑप्शन में सरफेस तरंगे ही आएगा, रेले और लव अलग अलग से नहीं आएगा। तो इनको तो मैंने बता दिया आपको कि रेले और लव वेव्स क्या होती हैं। ये भी तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, केवल ऐसी ही हैं ऐसी जो सॉलिड से गुजरती हैं, लिक्विड और गैस से नहीं गुजर सकती। तो एस सॉलिड याद रखिएगा, एस से सीधे सॉलिड ही याद रखना है, बाकी सब तो आप जानते ही हो। और ये चूंकि मैंने आपको बताया, तो इसमें से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने की सीमा क्या होती है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम लोग मर्केली स्केल का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मर्केली स्केल है, ये मर्केली स्केल 1 से 12 तक दर्शाते हैं अपनी रीडिंग को। तो ये जो स्केल है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आप लोग आंसर मत करना, आप लोग अपने मन में उत्तर दो, मैं आपको यहां पर आंसर देता हुआ चलता हूं। भूकंप के उद्गम बिंदु की अगर चर्चा की जाए, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑन द सरफेस क्लोजेस्ट टू द फोकस पॉइंट ऑफ एन अर्थक्वेक? तो इसका सही आंसर है एपिसेंटर। इसका मतलब यह है कि भूकंप का जो उद्गम बिंदु है, उससे सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा पॉइंट होता है? तो सबसे ज्यादा नजदीक होता है अधिकेंद्र। तो जो मैं आपको यहां पर बता रहा था, कहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था सबसे पहले, ये एपिसेंटर। एपिसेंटर को मैंने क्या बताया था? एपिसेंटर को मैंने बताया था कि ये अधिकेंद्र है। और दूसरी तरफ फोकस या हाइपोसेंटर को मैंने क्या बताया था? ये है उद्गम बिंदु। उद्गम बिंदु, या इसी को अवकेंद्र कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अवकेंद्र कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया पॉइंट। अब देखो आगे चलते हैं, तो आगे चलते हुए हमारे पास कुछ और भी पॉइंट्स ऐड होंगे। एक ऐसा वॉल्केनो जो अभी हाल ही में इरप्ट हुआ हो और आगे हो सकता है कि फिर से इरप्ट हो सकता हो, तो उसे क्या कहेंगे? दोस्तों, आपका जो हैंडआउट पोर्शन होता है ना, एक्स्ट्रा नोट्स वाला, वहां पर हम वॉल्केनो की लिस्ट अटैच कर देंगे। कल एक स्टूडेंट ने हमसे डिमांड की थी, तो मैं उनको बता देता हूं कि मैं आपके वहां पर एक लिस्ट अटैच कर दूंगा कि इस समय दुनिया में कितने एक्टिव वॉल्केनो हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर एक्टिव वॉल्केनो है। ये देखिए दोस्तों, है ना, लेका गिगार, क्रेटर्स ऑफ लेकी, ये आइसलैंड में, स्ट्राम्बोली इटली में, वेसुवियस इटली में, निस्रियोस मिस्र की, ओ सॉरी, निस्रियोस जो है ये इजिप्ट की तरफ, माउंट एटना ये भी इटली में, स्ट्राम्बोली तो सिसली में है, सिसली इज द लैंड ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। सिनाबाग बैरन भारत में है, अंडमान और निकोबार में, क्राकातोआ, है ना, आगुंग, सीनाबाग, ये सब तो मैंने बताया है, शकुराजिमा वगैरह। तो विल्कन डिफ्यूगो मैक्सिकन। एक सुनामी आने के क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होता है अंडर वाटर अर्थक्वेक। तो देखो दोस्तों, सुनामी जो शब्द होता है ना, सुनामी शब्द में दो अलग अलग मतलब निकले हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा सुनामी को। तो TSUNAMI, और इसमें जो दो शब्द हैं, इन दो शब्दों के दो मतलब देखिए। सबसे पहले है सु और दूसरी तरफ है नामी। तो सु का मतलब होता है हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, और नामी का मतलब होता है वेव्स।
वेव्स का मतलब लहरें। तो बंदरगाह पर उठने वाली जो लहरें होती हैं उन्हें हम लोग सुनामी कहते हैं। और ये सुनामी आने का कारण है अंडर वाटर अर्थक्वेक। तो देखो दोस्तों, सुनामी अर्थक्वेक से आता है और अर्थक्वेक से आने वाला ये सुनामी जापानीज लैंग्वेज से लिया हुआ शब्द है। जापानी भाषा से लिया हुआ शब्द है ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि सुनामी वर्ड कहां से पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सुनामी वर्ड लिया गया है हमारे जापानीज भाषा से। और सुनामी ने भारत में जो कहर मचाया था वो सन 2004 में, शायद 2004 में सुनामी आई थी। तब मैं स्कूल में था और हम लोगों ने, जो तमिलनाडु के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कंट्रीब्यूट करके कपड़े भिजवाए थे। मतलब हमारे पास जो ठीक ठाक कपड़े थे जिनको हम पहनते थे, हमने वो भिजवा दिए थे। मुझे अच्छे से याद है ये चीज, 2004 की बात है मेरे ख्याल से। फोकल डेप्थ के हिसाब से अर्थक्वेक को ना 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है 3। तो देखो दोस्तों, अर्थक्वेक डेप्थ रेंज 0 से 700 किलोमीटर के आसपास तक हो सकती है। 3 तरह से अर्थक्वेक को हमने उथला, मध्यवर्ती और गहरा, 3 टॉपिक हमने यहां पर बांटे हुए हैं। शैलो का मतलब 0 से लेके 70 किलोमीटर तक की डेप्थ वाला, फिर इंटरमीडिएट का मतलब 70 से 300 किलोमीटर की डेप्थ वाला, और डीप का मतलब 300 किलोमीटर से नीचे डेप्थ वाला। परंतु 700 किलोमीटर तक नहीं होता है। आमतौर पर जो अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक कहां आते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा लिथोस्फीयर में ना, स्थल मंडल में आते हैं। स्थल मंडल में आने वाले जो झटके हैं उनको हम लोग भूकंप कहते हैं या अर्थक्वेक कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, एक स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि लैंड ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल फिर से बताइए। भाई उस पे ध्यान मत दो, इस टॉपिक पे ध्यान दो, ये ज्यादा जरूरी है। लैंड ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स तो क्या है, गूगल गूगल भी करोगे तो मिल जाएगा। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में एक जिला है जो कि प्रयागराज और जबलपुर के बीच में है और यूपी के बॉर्डर पर है। उसका नाम है सतना, एमपी। ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो अगली पॉइंट पर उसका आंसर है। जैसे अर्थक्वेक क्यों होते हैं, तो ये देखिए बी आंसर है। व्हाट पॉइंट ऑन क्लोजेस्ट टू द फोकस, तो ये सी पॉइंट है। एक्टिव वोल्केनोस कहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो डी इंडोनेशिया में है ना। एरिया ऑफ अर्थ, तो इसके सबके आंसर अगली स्लाइड पर होते हैं। रिक्टर स्केल की रेंज होती है 1 से लेकर 9 तक। रिक्टर स्केल का काम होता है मैग्नीट्यूड मापना। एस्थेनोस्फीयर लिक्विड है तो उसके नीचे मेंटल क्यों सॉलिड है? क्योंकि देखो परम, मैं ये मानता हूं कि जैसे मान लो अगर आप गर्म पानी को मोम के ऊपर डालोगे तो मोम भी पिघल जाएगा, लेकिन गर्म पानी को लोहे के ऊपर डालोगे तो लोहा नहीं पिघलेगा। सो इट्स लाइक कि अगर वैक्स पिघल गया तो वैक्स तो पानी के ऊपर आ जाएगा, लेकिन नीचे जो लोहा है वो लोहा डेंसिटी की वजह से नहीं पिघल रहा। तो एस्थेनोस्फीयर में जो भी मैग्मा है, उस मैग्मा की डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी नीचे मेंटल में है। और जब ज्यादा डेंसिटी है तो स्वाभाविक है उसको पिघलाने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो एस्थेनोस्फीयर का इतना टेम्परेचर ही नहीं है कि वो नीचे की प्लेट को पिघला सके, उसका इतना टेम्परेचर है कि वो ऊपर की प्लेटों को पिघला सकता है। इसीलिए भूकंप जो है वो ऊपर की सतह पर हमें महसूस होते हैं। क्लियर हुआ? वो इतना टेम्परेचर ही नहीं है उसमें कि वो नीचे की प्लेटों को पिघला सके या नीचे के मेंटल को पिघला सके। राजस्थान में जमीन धंस गई थी, वो क्या हुआ था? वो पोखरण में टेस्ट की वजह से। चेतन गुप्ता, आप पहली बार मेरी क्लास में आए हैं या आपने फिजिक्स कभी नहीं पढ़ी है? यार ये मेरे को नहीं पता आप क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी किस क्वांटिटी में मेजर होते हैं? क्वांटिटी पूछना चाह रहे हो या यूनिट पूछना चाह रहे हो? अच्छा, अगर यूनिट पूछना चाह रहे हो तो फिर ठीक है।
मैग्नीट्यूड की तो कोई यूनिट होती नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके साथ यूनिट आप कुछ भी लगाते रहिए, ठीक है। लेकिन जैसे, है ना, हाँ, अभिमन्यु मैं आता हूँ आपके डाउट पर। सो क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्या था क्वेश्चन, हाँ जी, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन विच यूनिट, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा, ये जो आपका अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, और ये अर्थक्वेक जो वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, ये क्यों कैच कर रहा है मुझे यार, कहाँ है ये, एक सेकंड, हाँ, जस्ट जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ठीक, तो चलो देखो दोस्तों, अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि जैसे जो एनर्जी है, एनर्जी को ERG में लिखते हैं, वो एक यूनिट ही होती है। अगर आप उस यूनिट को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे ना, आई डोंट नो कि आप लोग साइंस पे कितनी पकड़ बना के रखते हो, बट अगर मैं आपको साइंस में बताना शुरू करूं, m इज इक्वल टू, तो अगर आप ऐसे फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे ना, तो मेरे ख्याल से आएगा log 10 A अपॉन AO। और ये जो है ए जो है ना, ए एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मोग्राफ बताता है, और एओ जो होता है ना, एओ 1/1000 मिलीमीटर्स की लिमिट को बताता है। तो आप लोग इसमें मत पढ़िए, रहतर आप ये कह दीजिए कि ERG उसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट ऐसे लिखी जाती है। मैंने आपको बताया था ना, पढ़ाते पढ़ाते ही बता दिया था कि एनर्जी जो अर्थक्वेक की होती है, वो एनर्जी अर्थक्वेक की हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, वेरी गुड अभिमन्यु, आप भी सतना से हैं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ से आप हैं वहाँ मेरी ससुराल है। मतलब वोल्केनो की लिस्ट PDF में दे दीजिएगा, डेफिनेटली, वेरी नाइस। व्हेन अर्थक्वेक ऑकर्ड विद हाईएस्ट मैग्नीट्यूड इन वर्ल्ड एंड इंडिया, यार ऐसे हिस्ट्री में रिकॉर्ड तो नहीं बता सकता, बट नेपाल वाले अर्थक्वेक की आई थिंक जो उसका मैग्नीट्यूड था वो 7.4 के ऊपर था, तो वो बहुत डिवेस्टेटिंग था। एक गुजरात में आया था जो बहुत खतरनाक अर्थक्वेक था, 2001 में शायद 26 जनवरी को आया था वो बड़ा खतरनाक था। उसका मैग्नीट्यूड चेक कीजिएगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, पर ये दो वलित पर्वतों के बनने की वजह बता दी है मैंने अनुज कुमार। वो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बनते हैं, और ब्लॉक फॉल्टिंग की वजह से बनते हैं। तो ब्लॉक पर्वत अलग हैं जो फॉल्ट की वजह से बने, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से टेक्टोनिक प्लेट सबमर्ज होती हैं और उनसे वलित पर्वत बनते हैं, ठीक है। 8 के समथिंग रहा होगा, डेफिनेटली वो बहुत ही खतरनाक था ये। आनंद वसनिक, in case if you feel any doubt you can ask it to me, I would definitely be explaining that। अरे फॉल्ट और ब्लॉक को छोड़ दो महारानी, तकरीबन 6 बार बता चुका हूँ, 7वीं बार फिर से फॉल्ट और ब्लॉकिंग बता दीजिए। हे भगवान, मैं क्या करूं यार, यहाँ तो पंखा भी नहीं, मैं झूल जाऊं उस पर। हाँ जी, PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। महमूद आलम, SSC एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है लूसेंट, वही पढ़ लो बस।